चलिए बिना किसी देरी के आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण में गोता लगाते हैं। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो वाकई में बहुत ही रोमांचक है। माइक्रो एनालिसिस, द साइकोलॉजिकल ट्रैप। आज हम महज 15 सेकंड के एक छोटे से संवाद का बहुत गहराई से पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं। सच कहूं तो ये कोई आम बातचीत नहीं है। ये शब्दों के जरिए बुना गया एक ऐसा जबरदस्त मनोवैज्ञानिक जाल है जो सुनने वाले को पूरी तरह से निहत्था कर देता है। हम देखेंगे कि कैसे एक बेहद साधारण सी लगने वाली बातचीत के भीतर पावर और कंट्रोल का एक बहुत ही गहरा खेल छिपा होता है। आपको समझ आएगा कि संवाद सिर्फ जानकारी देने का जरिया नहीं है, बल्कि सामने वाले पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का एक अचूक हथियार भी हो सकता है। अब आपके मन में भी ये सवाल आ सकता है कि क्या सच में महज एक वाक्य दो लोगों के बीच का पूरा पावर डायनामिक्स बदल सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दे। देखिए, जब शब्दों को पूरी सटीकता और एक सोची समझी रणनीति के साथ इस्तेमाल किया जाता है तो सामने वाला व्यक्ति बिना किसी चेतावनी के खुद को पूरी तरह से फंसा हुआ महसूस करता है। हमारे आज के स्रोत में मौजूद वो 15 सेकंड की बातचीत ठीक यही करती है। ये दिखाती है कि कैसे केवल एक सधी हुई लाइन एक पूरी तरह से आश्वस्त व्यक्ति को अचानक से बैकफुट पर ला सकती है, और यहीं से हमारा असली मनोवैज्ञानिक विश्लेषण शुरू होता है। तो चलिए इस बातचीत के पहले हिस्से पर नजर डालते हैं, जिसे हम दी एनपीए कनेक्शन कह सकते हैं। जरा इस सटीक वाक्य पर गौर कीजिए। यागामी, तुम स्विच यागामी के बेटे हो ना, जो एनपीए के डिटेक्टिव सुपरिंटेंडेंट हैं। इस शुरुआती लाइन का असर ही कुछ और है। वक्ता यहाँ केवल नाम ही नहीं ले रहा है, बल्कि वो पिता का नाम और उनके उच्च पद एनपीए के डिटेक्टिव सुपरिंटेंडेंट का भी सीधा सीधा जिक्र कर रहा है। ये कोई नॉर्मल इंट्रोडक्शन तो बिल्कुल नहीं है। ये सामने वाले को सीधे तौर पर ये बताने का एक तरीका है कि मुझे तुम्हारे बारे में A to Z सब कुछ पता है। सोचिए, कोई अजनबी अचानक आकर आपके परिवार और उनके रुतबे के बारे में इतनी सटीक बात बोल दे तो वो पल भर में एक डराने वाला और हावी होने वाला माहौल बना देता है। और जानकारी की ये सटीकता वाकई में हैरान करने वाली है। वक्ता यहीं नहीं रुकता, वो बिना रुके एक के बाद एक 3 बिल्कुल सटीक जानकारियां दागता है। पिता का नाम, एनपीए कनेक्शन और सबसे अहम बात, एक एनपीए ऑफिसर बनने का सपना। ये जो रैपिड फायर तरीका है ना, ये सामने वाले को संभलने का कोई मौका ही नहीं देता। जब किसी की पर्सनल महत्वाकांक्षाओं को इस तरह से खोलकर सामने रख दिया जाए तो वो इंसान मनोवैज्ञानिक रूप से पूरी तरह से निर्वस्त्र और फंसा हुआ महसूस करने लगता है। उसे लगने लगता है कि भाई अब तो मेरी कोई भी बात इससे छिपी नहीं है। यहाँ से हम अपनी चर्चा के दूसरे चरण की ओर बढ़ते हैं, द किरा केस टेम्पटेशन, यानी एक ऐसा प्रलोभन जिसे ठुकराया न जा सके। इस लाइन पर ध्यान दीजिए, तुम अब किरा के केस में भी काफी दिलचस्पी ले रहे हो। इस पूरी बातचीत में किरा केस का ये रणनीतिक इस्तेमाल एक मास्टर स्ट्रोक है। वक्ता ने पहले ही व्यक्तिगत जानकारी देकर ये तो साबित कर ही दिया था कि उसे सब पता है, और अब वो ठीक उसी पॉइंट पर वार करता है जो श्रोता के लिए इस समय सबसे बड़ा जुनून बना हुआ है। ये चारा इतनी खूबसूरती से डाला गया है कि ये श्रोता की मौजूदा और सबसे गहरी जिज्ञासा का सीधा फायदा उठाता है। उसे ये एहसास दिलाया जाता है कि वक्ता के पास वो जानकारी है जिसकी उसे इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है। और फिर आता है तीसरा और बेहद अहम हिस्सा, द वाव ऑफ सीक्रेसी, यानी गोपनीयता की कसम। अगर हम इस पूरी रणनीति को डिकोड करें तो आप पाएंगे कि ये 3 बहुत ही स्पष्ट चरणों में काम करती है। पहला, बैकग्राउंड की गहरी जानकारी साबित करना। दूसरा, टारगेट की सबसे बड़ी रुचि का जिक्र करना। और तीसरा, गोपनीयता की एक बहुत सख्त कसम मांगना। मूल स्रोत में वक्ता कहता है, और अगर तुम कसम खाओ कि किसी को नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बताऊंगा। ये जो शर्त है ना, अगर तुम कसम खाओ, ये सुनने वाले को मनोवैज्ञानिक रूप से वक्ता के साथ बांध देती है। अब श्रोता इस जाल से बाहर निकल ही नहीं सकता, क्योंकि किसी भी कीमत पर उसे वो रहस्य जानना है। अब देखते हैं कि इस जाल का असर क्या होता है। हमारा चौथा पॉइंट है थॉट वर्सेस एक्शन, यानी विचार बनाम कार्य। ये विरोधाभास देखिए। एक तरफ आंतरिक सोच है जहां अंदर ही अंदर एक घबराहट है कौन ये कि मुझे इसे इग्नोर कर देना चाहिए। ये हमारे दिमाग की वो बिल्कुल स्वाभाविक प्रतिक्रिया है जो खतरे को भांपकर वहां से भागने या दूर हटने का अलार्म बजा रही है। लेकिन दूसरी तरफ जुबान से निकले शब्द बिल्कुल अलग हैं। मैं किसी को नहीं बताऊंगा, बताओ क्या बात है। ये पूरी तरह से आत्मसमर्पण है।
मन की घबराहट और बाहर के सरेंडर के बीच का ये अंतर हमें साफ साफ बताता है कि वक्ता का मनोवैज्ञानिक जाल कितनी बेदाग तरीके से काम कर गया है। इंसान ये जानते हुए भी कि उसे सतर्क रहना चाहिए, रहस्य जानने की अपनी भूख के आगे पूरी तरह घुटने टेक देता है। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं अपने आखिरी और सबसे रोमांचक हिस्से पर, द अल्टीमेट रिवील। तो यहाँ सबसे बड़ा और अहम सवाल यही खड़ा होता है कि वो रहस्य आखिर है क्या? वक्ता ने वादा किया था कि वो किरा केस से जुड़ी एक बहुत जरूरी बात बताएगा। इस एक वादे ने सुनने वाले के मन में सवालों का पूरा एक तूफान खड़ा कर दिया है। हवा में एक भारी सस्पेंस महसूस किया जा सकता है। हर कोई ये जानने के लिए बेताब हो उठता है कि इतनी बड़ी भूमिका बांधने के बाद आखिर वो रहस्य क्या होगा जो सब कुछ पलट कर रख देगा। और वो रहस्य केवल 3 शब्दों में सामने आता है, मैं ही हूं। इन 3 छोटे से शब्दों का वजन सच में किसी पहाड़ से कम नहीं है। ये एक ऐसा अचानक और सधा हुआ अंत है जो श्रोता के दिमाग में किसी विस्फोट की तरह काम करता है। इसमें कोई लंबी चौड़ी सफाई नहीं है, बस एक सीधा प्रहार है। ये न केवल उस किरा केस से जुड़े सबसे बड़े रहस्य को उजागर करता है, बल्कि श्रोता के उस भ्रम को भी हमेशा के लिए चकनाचूर कर देता है कि इस बातचीत पर उसका कोई भी कंट्रोल था। बस इन 3 शब्दों के साथ जाल पूरी तरह से बंद हो जाता है और बाजी पूरी तरह से वक्ता के हाथों में आ जाती है। इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए ये आखिरी सवाल हमें बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर कितनी बार ऐसा होता है कि किसी रहस्य को जानने की हमारी जिद हमें उस जाल के प्रति पूरी तरह से अंधा कर देती है जो ठीक हमारे ही चारों ओर बिछाया जा रहा होता है। आज हमने जिस 15 सेकंड के संवाद को डिकोड किया, वो सिर्फ एक बातचीत नहीं थी, बल्कि ये एक मास्टर क्लास थी कि कैसे शब्दों, तथ्यों और मानवीय जिज्ञासा का इस्तेमाल करके किसी के दिमाग को पूरी तरह से हैक किया जा सकता है। तो जाते जाते इस बात पर जरूर विचार कीजिएगा कि क्या हम भी कभी अपनी इसी जिज्ञासा के कारण जाने अनजाने में किसी ऐसे ही मनोवैज्ञानिक जाल का शिकार हुए हैं। इसी विचार के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। इस शानदार कहानी कौशल पर एक बार सोचिएगा जरूर।